हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ के ऊपर है। आज हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है और करंट I है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नोड I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ। अब आज इस फॉर्मूले के ऊपर हम एप्लीकेशन करेंगे, मतलब बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट पास कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे। तो सपोज कर लिया मैंने, ये मेरा कंडक्टर है, इसमें करंट पास कर रहा है I। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मैंने P पॉइंट पे, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से R। ठीक है, और ये एंगल सपोज कितना 90। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ये ऐसे है कि इसके ऊपर वाले वायर के ऊपर वाले एंड से और नीचे वाले एंड से जो एंगल है वो सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको φ1, और जो ये एंगल है सपोज मैं इसको लिख लेता हूँ φ2। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। इस अरेंजमेंट की वजह से, मतलब इतने कंडक्टर की वजह से मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कंडक्टर से r, और अपर एंड से एंगल बन रहा है φ1, लोअर एंड से एंगल बन रहा है φ2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया सपोज, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी ली मैंने कल की तरह dl। इसकी वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मैं इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ a ले लेता हूँ मैं। ठीक है, a डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस कितना है वायर से A। कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर बोल लो या वायर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस dl के डिस्टेंस सपोज यहां से है r और ये एंगल थीटा। ठीक है, अब ये थीटा एंगल दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बायोट-सैवर्ट लॉ लगाओ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl एलिमेंट, कि ये dl एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट क्या हो गया, IDL, एट पॉइंट P पॉइंट पे क्या फॉर्मूला था बायोट लॉ। अच्छा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तो dB, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोड I dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। यही फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये किसकी वजह से आई, ये सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आई। अब ये छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किस तरफ होगी। अब देखो, डायरेक्शन बनाने के लिए मैंने कल क्या बताया था, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो म्यू नोड I dl क्रॉस r अपॉन में 4 पाई r क्यूब। तो थीटा कहाँ से कहाँ, dl से r, तो dl की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, r है इस तरफ, तो यहाँ पे फिंगर्स को कर्व कर दिया, राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आई, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आई, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आई, इनवर्ड्स। तो यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस इनवर्ड्स। ठीक है, या लिख देंगे नॉर्मली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैं लिखूंगा प्लेन ऑफ बोर्ड, तुम नोटबुक में लिखे होगे तो बोलोगे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब ऐसे छोटे छोटे देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर। तो अब अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, तो ये एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या मेरा देखो थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या आर चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, ए चीज़ कांस्टेंट है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। डीएल एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो अगेन थीटा क्या होगा, अच्छा अब ध्यान से देखना थीटा क्या होगा, थीटा किस में एंगल है, डीएल और आर में। ये अच्छा पॉइंट आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आया डीएल ऐसे करंट की डायरेक्शन में था ना, ऊपर की तरफ, इधर आएगा आर, तो अब ये एंगल बनेगा थीटा। कई बच्चे गलती से ये बना देते हैं, ये थीटा नहीं है, वेक्टर्स में एंगल होते हैं, जब उनकी टेल टू टेल कनेक्ट होते हैं तब एंगल बोलते हैं वेक्टर्स में हम। तो ये इधर वेक्टर, ये आर वेक्टर इधर होगा, तो ऊपर वाला एंगल थीटा होगा। तो अगेन थीटा चेंज हो रहा है, मतलब हर एलिमेंट के लिए थीटा की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, हर एलिमेंट के लिए आर की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। सेम क्या होगा, देखो यहाँ से देखो ऐसे फिंगर्स को कर्ल कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की इधर अंदर की तरफ, यहाँ से ऐसे डीएल से आर की तरफ फिंगर को कर्ल कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, ड्यू टू ईच एलिमेंट इज नॉर्मली इनवर्ड्स। मतलब हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्स, मतलब सेम डायरेक्शन है। मतलब कोई कंपोनेंट रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम तुम डेरिवेशन जब इसको देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन में हमने जब किया था वायर की वजह से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई थी, फिर हमको इधर थीटा लेके कंपोनेंट रिजोल्व करना पड़ा था, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, अलग अलग थी। बट मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये समझ नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन देख लेना, दोनों साथ साथ रिवाइज हो जाएंगी, देख भी लेना उसको, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो डायरेक्शन किधर है कि नॉर्मली इनवर्स। तो मतलब मुझे सिंपली इसका इंटीग्रेट करना है, बस। पंगा क्या है, पंगा ये है कि आर भी डिफरेंट है और डीएल भी आर भी डिफरेंट है और थीटा भी डिफरेंट है। देखो अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको नोट कर लो और इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह नोट कर लेना, ठीक है। अब यही डायग्राम था, मैंने दोबारा बना दिया बिकॉज उसमें बड़े सारे एलिमेंट्स बना दिए थे, बट मैं बताना क्या चाह रहा था कि हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की तरह है इनवर्ड्स, ठीक है। तो अब इसको रब कर दूं, ये पॉइंट लिख लिया होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट पॉइंट P, पूरे वायर की वजह से निकालना है तो इसको लिखेंगे B, पूरे वायर की वजह से P पॉइंट पे। तो क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्यों किया, बिकॉज रियल वाले पार्ट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट पार्ट्स होंगे और सबके डायरेक्शन की तरह इनवर्ट्स, तो इनफाइनाइट बार ऐड करना, तुम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो म्यू नोड आईडीएल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, डीएल, और थीटा भी चेंज हो रहा है, ये भी वेरिएबल है, आर भी चेंज हो रहा है, ये भी वेरिएबल है, म्यू नोट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। अब 3 वेरिएबल है, मैं इंटीग्रेशन कर नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस तीनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। देखो कैसे, सपोज मैंने इस एंगल को ले लिया फाई, ठीक है, इस एंगल को फाई लिया, क्लियर। तो ये आ गया ट्रायंगल, सपोज इसको मैं लिख दूँ ओ पी, सपोज ये पॉइंट को मैं लिख दिया क्यू, ठीक है। तो ट्रायंगल देखो, अब इसको रब कर दूं ऊपर वाले को, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख दूंगा, इसको तुम नोट कर लो। तो क्या आई थी, मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट वायर की वजह से B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB विल बी इक्वल टू म्यू नोड आईडीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये था। अब देखो ट्रायंगल देखो OPQ, ट्रायंगल OPQ। सबसे पहले मैं इस R को चेंज करूंगा A की टर्म में, ठीक है, बिकॉज A की वैल्यू फिक्स है, कोई भी एलिमेंट ले लो A चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कोस फाई देखो क्या आएगा वहां से, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, PO, हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ। तो PO ओवर PQ, व्हाट इज PO, A,
व्हाट इज पी क्यू, आर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाय कॉस फाई, और आई कैन से ए सिकेंड फाई, ये आएगी वैल्यू। आर आ गया ए में और फाई में। देन देखो टेन फाई, ये चीज़ें जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता लग जाएगा कैसे करनी है। टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सपोज करते हैं कि यहाँ से इस एलिमेंट का डिस्टेंस L है, ठीक है, कि जहाँ जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं वहाँ से जो हमने एलिमेंट लिया है उसका डिस्टेंस कितना है, L। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन फाई विल बी इक्वल टू L बाई ए आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टेन फाई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, DL की, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो DL बाई डी फाई इज इक्वल टू, ए तो कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन फाई दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर फाई। मेडिकल वाले बच्चे लिख लो क्योंकि उनको पता नहीं है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विल बी सीकेंट स्क्वायर x। तो DL की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। देन थीटा वेरिएबल था, थीटा प्लस फाई देखो कितना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये 90 दिया हुआ है, तो बाकी दोनों का भी सम कितना होना चाहिए 90। तो थीटा प्लस फाई भी कितना हो गया 90, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 90 माइनस फाइव। अब इन सारों की वैल्यू रिप्लेस कर दो इसमें, करें म्यू नोट, तुम इसको नीचे स्टेप में लिख लेना, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। आई DL की वैल्यू आई ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई अपॉन में 4 पाई एज इट इज। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ए कोस ए सीकेंट फाई, तो आर को लिख दो ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई, स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, ठीक है। अब जो चीज़ कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर दो, सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कैंसिल, एक ए से ए कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई देखो, B विल बी इक्वल टू म्यू नोड आई ओवर 4 पाई ए, कैंसिल हो गया, डी फाई बचा, एंड साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस फाई इज कॉस फाई एंड डी फाई, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा लिख ना कॉस थीटा की जरूरत है, बस ये चीज़ बची। अब देखो क्या म्यू नोड कॉन्स्टेंट है, यस, आई कॉन्स्टेंट, यस, 4 पाई कॉन्स्टेंट, यस, ए भी कॉन्स्टेंट था, ए का डिस्टेंस, ए डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई एंड डी फाई, क्लियर। इसको नोट करो, फिर मैं लिमिट लगाना सिखाऊंगा कैसे लिमिट लगानी है, नोट कर लो इसे। तो यही फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो ये जो फाई है ये वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है, तो फाई कहाँ से कहाँ वेरी करता है, देखो यहाँ पे एलिमेंट यहाँ तक हो सकता है, तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ऊपर क्या हो सकती है फाई 1, यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इसी के बीच में वेरी कर रहा है ना, तो यहाँ वैल्यू कितनी है फाई 2। अब एक चीज़ और, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट में एक तरफ की डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव, दूसरी तरफ की डायरेक्शन ले लेते हैं नेगेटिव। ऐसे ही थीटा में अगर एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम लिख लेते हैं पॉजिटिव, और अगर थीटा है क्लॉकवाइज, थीटा है क्लॉकवाइज देखो ऐसे, तो उसको लिख लेते हैं हम नेगेटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो देखो जो यहाँ से फाई की वैल्यू है अगर ऊपर जा रहे हैं तो इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे घूमते हैं ना घड़ी, और अगर यहाँ जा रहे हैं तो इट इज, यहाँ से फाई एंगल यहीं से है ना, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो। मैं फाई 2 को ले लेता हूँ क्या, फाई 1 को ले लेता हूँ मैं क्या नेगेटिव, फाई 2 को कर ले लेता हूँ मैं पॉजिटिव। समझ आ गया क्यों किया, बिकॉज जब इस पॉइंट से फाई लेना है, एक बार तो हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब एक बार मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या ले हो रहे हैं क्लॉकवाइज। तो एक को हमने नेगेटिव ले लिया, एक को पॉजिटिव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे साइन को नेगेटिव पॉजिटिव ले लो। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट है माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक। माइनस क्यों है पता लग गया, तो एंगल की डायरेक्शन के लिए, क्लियर। देन B इज इक्वल टू म्यू नोड आई ओवर 4 पाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का फॉर्मूला होता है sin x, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई क्या बन जाएगा, दैट विल बी sin फाई। ठीक है, ये फॉर्मूले साथ साथ लिख रहे हैं ना मेडिकल वाले बच्चे, नॉन मेडिकल वाले पढ़ लेंगे इस फॉर्मूले को। एंड लिमिट -φ1 से φ2, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a एंड साइन अपर लिमिट पुट करो φ2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो -φ1। माइनस क्यों आया समझ आ गया? बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस क्यों लिखा? ये इस डायरेक्शन से लिखा है, इसको साथ में ड्रॉ कर लेना कि एक बार थीटा था क्लॉकवाइज, एक बार थीटा था एंटी क्लॉकवाइज। तो एक प्रॉपर्टी और मेडिकल वाले बच्चों के लिए क्या लिखना साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, प्रॉपर्टी होती है साइन की है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a साइन φ2, अभी माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन φ1। ठीक है, या इसको लिख लो साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो कि P पॉइंट तक डिस्टेंस a है तो a आ गया, अपर एंड से एंगल φ1 है, लोअर एंड से एंगल φ2 है, और a क्या है, a है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखना a क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो a डिस्टेंस लेना नहीं आता बच्चों को। a डिस्टेंस कैसे लेंगे, a डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द वायर। समझ आ गया? अच्छा, अब इसमें कंडक्टर की लेंथ फाइनाइट है ना, फिक्स लेंथ है ना, फाइनाइट है। अभी केस करेंगे इनफाइनाइट लेंथ वाला भी। तो ये फॉर्मूला आया, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, नोट कर लो इस फॉर्मूला को। अब इस अरेंजमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही है, डेरिवेशन कर ली तो मैंने सारे डीएल एलिमेंट काट दिए। ये फॉर्मूला है ना, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऊपर से एंगल φ1 नीचे से एंगल φ2, कि जहाँ पे कंडक्टर एंड हो रहा है उस पॉइंट से एंगल φ1 और नीचे वाले पॉइंट से एंगल φ2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब मैंने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैसे होगा, अगेन मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, वो पॉइंट इसके बहुत पास है, तो उस पॉइंट के लिए वायर क्या लगेगी, उसको इनफाइनाइट लगेगी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा क्वेश्चन किया था, शीट वाला, कि इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पॉइंट रख दूँ, तो इस पॉइंट के लिए जब इसको ऑब्जर्व करेगा शीट क्या है, इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, तो जब इस कंडक्टर के पॉइंट बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा तो हमें क्या लगेगा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। क्लियर? तो सपोज किया कि ये कंडक्टर है, इनफाइनाइट दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये एंड दिखा दिया कि एंड कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या था a, ये एंगल क्या था φ1 और ये एंगल क्या था φ2। अब जो φ1 और φ2 लेने पड़ते हैं वो तो हमें एंड से लेने पड़ते हैं। अब इसका एंड हो कहाँ पे रहा है, इनफाइनाइट पे। मतलब यहाँ से जो लाइन जा रही है जो एंगल को मीट करेगी, और ये लाइन कहाँ मीट करनी चाहिए, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे कौन सी लाइन मीट करती है, इनफाइनाइट पे तो पैरेलल लाइंस जाके मीट करती हैं। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो वही इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। इसका मतलब कि φ1 कितना हो गया 90, φ2 भी कितना हो गया 90। कुछ बच्चों को इस अप्रोच से समझ नहीं आता, तो देखो कैसे करेंगे समझेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट ले लूँ मैं एक, तो ये मैंने इससे यहाँ ड्राई किया φ1 और यहाँ ड्रॉ किया φ2, तो क्या φ1 φ2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो पहले φ1 इतना था, अब φ1 इतना बढ़ गया। मैं पॉइंट और ऊपर ले लूँ तो φ1 φ2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब पॉइंट इनफाइनाइट पे हो जाएगा, जब पॉइंट इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मैं बना नहीं सकता उसको, तो जब यहाँ पे लाइन आएगी तो हमें लगेगा ये लाइन लगभग कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो एक लाइन ये जा रही है जहाँ से φ1 आ रहा है, एक लाइन यहाँ से जानी है φ2 के लिए। अगर ये यहाँ मीट करेगी तो इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट तक मीट करने के लिए ये लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल।
तभी इन्फाइनाइट पे मीट करेगी ना जाके। समझ आया? ठीक है, तो ये एंगल लगभग कितना होगा 90। φ1 भी 90 और φ2 भी 90। आई होप समझ आ गया होगा ये चीज़ कि जब इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हैं तो φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी। ठीक है, तो φ1 इज इक्वल टू 90, φ2 इज इक्वल टू 90। एक कोशिश और कर लेता समझाने की, देखो ध्यान से, ये पॉइंट बहुत पास है इसके लिए इनफाइनाइट है, यहाँ तक लाइन लेके आओ, क्या है 90 डिग्री के को देखो इस पॉइंट से, सिमिलरली नीचे वाले पॉइंट से लेके आओ, तो क्या ये नीचे वाला एंगल भी 90 है। बट ये डायग्राम बनाना इजी नहीं है, मतलब डायग्राम समझ नहीं आता क्योंकि पॉइंट बहुत पास हो गया, तो इसलिए मैं डायग्राम बनाता नहीं, इसलिए मैं वहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो φ1 और φ2 है वो इन 90 डिग्री है। ये पॉइंट समझ आ गया तो हो जाएगा। तो B विल बी इक्वल टू म्यू नोड I ओवर 4πa साइन φ1 साइन 90 1 प्लस साइन 90 1, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोड I ओवर 4πa इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नोड I ओवर 2πa। ये फॉर्मूला था ड्यू टू फाइनाइट वायर का, ये जो फॉर्मूला है दैट इज ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो पेपर में देख लेना डेरिवेशन किसकी पूछी है, फाइनाइट वायर की पूछी है या इनफाइनाइट वायर की पूछी है। ठीक है, अभी एक और केस और डिस्कस करना है मुझे, क्या, अच्छा इनफाइनाइट वायर एंड पे है तो इसको एक तरह से बोल देते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वायर के सेंटर पे है। ठीक है, क्लियर? इनफाइनाइट का वैसे सेंटर तो पता नहीं होगा, तो कहीं बीच में है तो हम बोल देते हैं सेंटर पे है। अब एक और केस देखो, मुझे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से निकालना है, बट अब एक उसके एंड पे निकालना है कि ये इनफाइनाइट का एक एंड है, ये एंड है और यहाँ तक वायर इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, अब ये ऐसे हुआ, अब ये जो है, अब देखो ध्यान से एक चीज़ और दिखानी है मुझे, क्या समझना, अगेन समझने के ऊपर है, समझ आ गया तो ठीक है, वरना रट्टा मारना पड़ेगा तुम्हें। ये एंगल φ1 था, ये एंगल φ2 था। सपोज मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आया, तो अब ये एंगल φ1 है, ये एंगल φ2 है ना। सपोज मैं इस पॉइंट को और ले आया यहाँ पे, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा तो क्या φ1 कम होता जा रहा है। देखो अब φ1 क्या बनेगा, समझाने के लिए दिखाता हूँ कि सपोज यहाँ थोड़ी सी और नीचे ले आया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, अब ये एंगल φ1 है, और जब बिल्कुल ही एंड पे पहुँच जाएगा एक एंड पे, तो φ1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आई चीज़? देख लो एक बार और देख लो, ये एंगल φ1 था, एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, φ1 एंगल ये हो गया, और φ2 तो ये चल रहा है नीचे वाला, थोड़ा सा और ऊपर गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, और ये ऐसे लेके आए, ये एंगल φ1 और कम हो गया। और जब बिल्कुल ही पास पहुंच जाएगा, जब बिल्कुल ही पास पहुंच गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही और φ भी यहीं से आना था अपर एंड से, तो φ1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब एट वन एंड φ1 कितना हो गया, 0। ऊपर वाले एंड पे हो जाएंगे तो φ1 0, नीचे वाले एंड पे जाएंगे तो φ2 0। और φ2 कितना हो जाएगा, φ2 अगेन कितना रहेगा, 90। क्यों रहेगा 90? देखो अगेन ये इनफाइनाइट तक है, ये रे कहाँ तक मेजर करनी है इसको, इनफाइनाइट तक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। नोट करो पहले, फिर डिस्कशन करते हैं अभी आगे। तो ये समझ आ गया एक वन एंड पे। अच्छा लोअर एंड पे आएगा तो φ2 90, अपर एंड पे आएगा, लोअर एंड पे आएगा तो φ2 0, अपर एंड पे φ1 0। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक एंड पे, बट याद रखना किसकी वजह से है, इनफाइनाइट लॉन्ग की वजह से। फाइनाइट के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इनफाइनाइट के केस में कर रहे हैं। फाइनाइट के केस में एक एंगल 0 हो जाएगा, बट दूसरे एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे सपोज यहाँ पे आ जाए, एक एंड पे यहाँ पे आ गया, तो φ2 तो 0 हो गया, बट φ1 की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी ना जब इसको यहाँ मीट करेंगे। ठीक है, बट इनफाइनाइट के केस में ये 90 हो जाएगा। ठीक, एक तो इसमें भी 0 होगा, बट दूसरे एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट के केस में फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज पैरेलल लाइन जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो एंगल कितना हो जाएगा सीधा 90। तो ये नोट कर लेना, ये हम जो कर रहे हैं इनफाइनाइट वायर लॉन्ग के लिए। तो म्यू नोड I ओवर 4πa साइन φ1 कितना है 0, तो साइन 0 0, φ2 कितना है 90, तो साइन 90 1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड विल बी इक्वल टू म्यू नोड I ओवर 4πa।
तो क्या पता लगा देखो कि सेंटर मैग्नेटिक फील्ड में 2 पाई है डिवाइड में, इसमें क्या है 4 पाई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है वो सेंटर पे एंड का डबल है, ठीक है। और अगर सेकंड से जो एंड पे है वो सेंटर का हाफ है, बट इट इज ओनली फॉर द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, फाइनाइट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो हमने 2 केस कर लिए, एक फाइनाइट वायर के लिए, एक इनफाइनाइट वायर के लिए। नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो पढ़ लिया, अब है डायरेक्शन। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना जो ये रूल करा रहा हूँ ये सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। अच्छा, जो मैंने कल रूल बताया था ना, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, वो हर कंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है। बट उससे एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती है, ठीक है। जैसे अभी डिस्कशन करेंगे, अब जब आगे आएगा तो कर्व्ड सरफेस आ जाएगी। कर्व्ड मतलब एक रिंग आएगी, तो रिंग में हर एक टाइम पे उस जो एलिमेंट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो उसके लिए भी हम एक रूल पढ़ लेंगे कि अब फिर हमें छोटे छोटे एलिमेंट से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए रूल क्या है, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है ऐसे, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे। तो क्या करो, इसमें जो थंब होगा राइट हैंड का, दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब जिस तरह हमारी फिंगर कर्ल होंगी, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिंगर्स थंब को फिंगर की डायरेक्शन में लिया, फिंगर्स को कर्लिंग करना शुरू कर दो, फिंगर कर्ल होंगी ऐसे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने है उस पॉइंट पे जाकर रोक दो। जैसे फिंगर को कर्ल किया, इस पॉइंट पे निकालनी थी, रोक दी। किस तरह फिंगर पॉइंट कर रही है जब इधर आए, फिंगर इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल। थंब को कंडक्टर को थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, फिंगर को कर्ल किया, किस तरफ आई, इनवर्ड्स। तो इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखा सकता हूँ मैं, क्रॉस लगा। अगर यहाँ निकालना हो तो थंब लिया, फिंगर को कर्ल करना शुरू किया, ये यहाँ पे पॉइंट घूमे घूमे घूमे, पॉइंट हमारा यहाँ पे है ना इसके वायर के राइट में, देखो। अब अंदर की तरफ तो उंगली लेके नहीं जा सकता, तो थोड़ा ऐसे, और जैसे यहाँ है फिंगर किस तरफ आ गई, बाहर की तरफ, तो क्या, डॉट। एक बार और देख लो। अब मैं करंट की डायरेक्शन ले लेता हूँ ऐसे, P पॉइंट यहाँ पे। अब फिंगर को थंब को किस तरफ रखना है, नीचे की तरफ। फिंगर को कर्ल करना शुरू कर दिया, किया, पॉइंट कहाँ पे है, राइट में आके रुक गए, किस तरफ आया थंब, फिंगर्स आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट इस वायर की वजह से। तो फिंगर को कर्ल कर रहे, देखो फिंगर को कर्ल किया तो किस तरह फिंगर आ रही है, यहाँ पे आती किधर होगी, इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड्स, ठीक है। अब सपोज कंडक्टर में करंट ऐसे पास कर रहा है, बोला मैंने ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ किस डायरेक्शन में होगी, खुद ट्राई करो, देखो फिर मैं करवाता हूँ। फिंगर इस थंब इस तरफ, फिंगर को ऊपर करके रोको, किस तरफ, आउटवर्ड्स, तो डॉट। देन कर्लिंग पूरी हुई, जब नीचे पॉइंट होगा तो फिंगर किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, इनवर्ड्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, इनवर्ड्स, मतलब क्रॉस। क्लियर होगी चीज, समझ आ गई। अब कल मैंने एक पॉइंट बताया था, याद है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू DL एंड R। देखो DL एलिमेंट यहाँ बनेगा, ये एलिमेंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर है, R ये ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना यार, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुम्हारी डायरेक्शन गलत है, कि मैग्नेटिक फील्ड DL के परपेंडिकुलर होगी और R के परपेंडिकुलर होगी। एक बार खुद ट्राई कर लो, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ पे फिंगर थंब इस तरफ करंट की डायरेक्शन में, फिंगर कर्ल किया तो किस तरफ आई, आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड। तो इसकी हेल्प से हम क्या दे सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। नोट कर लो इस रूल को और इसको स्टेटमेंट में लिख लेना। एक और रूल है राइट हैंड थंब रूल का, वो भी कई बार यूज होता है, दैट इज नोन एज पाम रूल। पाम रूल क्या है, इसमें अगेन थंब जो है, अच्छा राइट हैंड यूज करना है इसमें भी, ठीक है। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम वैसे ही। फिंगर्स को करो उस तरफ ओपन करके भी सिखाऊंगा कैसे,
जिस तरफ हमारे मतलब फिंगर्स को कर लो पोजीशन वेक्टर की तरफ, और जो हमारे पाम का फेस होगा, ये फेस होगा ये, दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल करंट ऐसे है, मुझे यहाँ पे निकालना है, थंब को किया इसके डायरेक्शन में, फिंगर्स को खोल दो पोजीशन वेक्टर ऐसी है ना, इस तरफ ही आएगा ना, तो पाम मेरी किस तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, तो ये पाम की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, आगे इनवर्स। अगर यहाँ निकालना हो, थंब को किया ऐसे, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में करना है, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में किया, पाम किस तरफ आई, आउटवर्ड्स, तो पाम किस तरफ आ गई, आउटवर्ड्स। इन सारों के लिए लगा के देख लो, सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, क्लियर। तो एक रूल ये भी है, बट पहले वाले रूल से इजीली फाइंड आउट हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। सपोज करंट ऐसे दिया हुआ किसी केस में, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है कि जैसे ये किसकी डायरेक्शन दी हुई है, इट इज गिवन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे कि ऐसे कंडक्टर था, करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालो, निकाल सकते हो। देखो अच्छा ये पोजीशन वेक्टर आ गया इसका, थंब अंदर की तरफ, फिंगर्स करो, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आई, डाउनवर्ड्स, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आर एंड डीएल के परपेंडिकुलर है, डीएल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई है। ठीक है, डीएल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, परपेंडिकुलर आई। अब कई बार आ जाता है कि इसकी वजह से एक पॉइंट यहाँ पे है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। तो ध्यान से देखना, जो चीज़ समझाऊंगा कैसे, ये डेरिवेशन में यूज भी होनी है। ये आर आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड की थंब ऐसे चल रहा है ना ऐसे, तो फिंगर किस तरफ जा रही है, इसमें नीचे की तरफ जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाओ ऐसे, बट ये ध्यान रखना ये इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर की क्या होती है, परपेंडिकुलर। कि सपोज यहाँ पे आ जाए पॉइंट, देखो थंब को, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में किया, देन फिंगर किस तरफ आएगी, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनी, ऊपर की तरफ ऐसे। अब कोई पॉइंट आ जाए वो यहाँ पे है सपोज, तो फिंगर को कर लिया ऐसे, थंब को किया, तो फिंगर किस तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ। देखो ऐसे फिंगर किस तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ तो बनाना है, ऊपर की तरफ बड़ी सारी डायरेक्शन पॉसिबल है, जिस मर्जी डायरेक्शन बना लो, बट जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बनानी होती है वो आर की हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। जो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, वो आर के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट को नोट कर लो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, या बोल दो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो परपेंडिकुलर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी और आर वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन है वो, कि एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड सपोज एल दी हुई है, और बोला है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो अगर इसमें करंट पास कर रहा है आई। ठीक है, क्लियर। तो चार स्ट्रेट कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो मैं इसको लिख लेता हूं ए बी सी डी। तो अगर हम फॉर्मूला रिवाइज करें तो एक ये फाइनाइट लेंथ है ना, तो फाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या, ए, ये एंगल φ1, ये एंगल φ2, करंट आई। तो मुझे जल्दी बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही फॉर्मूला था। तो अगेन मुझे इससे पहले वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो कर लिया। ठीक है, कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा l/2 होगा ना, इसका हाफ आ गया ना, स्क्वायर का डायगोनल सेंटर जो होता है वो सेंटर में होगा बिल्कुल। तो मुझे φ1 φ2 चाहिए, मैं सिर्फ इस ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एट सेंटर ओ, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया ओ। अब स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं, अगर मैं पूरा डायग्राम बनाता तो ऐसे ही होता ना, ये स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं आपस में,
मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ डायग्राम बनाने के लिए, l/2। मतलब जो a है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, l/2। φ1 पता लग गया, φ2 पता लग गया, वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो म्यू नॉट i ओवर 4 a की वैल्यू क्या आ गई, l/2। φ1 की वैल्यू कितनी, 45 sin 45 प्लस साइन 45, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये ए बी की वजह से निकालना है इसलिए यहाँ पे ए बी लिखा है, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई ओवर 2πl साइन 45 1/√2, 45 1/√2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πl, दैट विल कम आउट टू बी 2/√2, कैंसिल। तो म्यू नॉट आई ओवर √2πl है। अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना सेंटर पे जरा। करंट ऐसे पास कर रहा है, फिंगर नीचे की तरफ किस तरफ जा रही है, इनवर्ट्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, इनवर्ट्स, ठीक है। ये तो एक वायर की वजह से आई, अब मुझे बीसी की वजह से भी, सीडी की वजह से भी और एडी की वजह से भी। तो अगर मैं बीसी की वजह से निकालूंगा, देखो डायग्राम क्या सेम बनेगा, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, l/2 होगा, ये भी 45, ये भी 45, और इसकी वजह से डायरेक्शन देखो, फिंगर को थंब को नीचे की तरफ किया, इनवर्ट्स, इसकी वजह से भी इनवर्ट्स, इसकी वजह से भी इनवर्ट्स, मतलब चारों की वजह से वैल्यू भी सेम है और इनवर्ट्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एक की वजह से इतनी आई तो चार की वजह से क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू म्यू नॉट आई ओवर √2πl। तो इसको जब रूट सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 म्यू नॉट आई ओवर πl। समझ आ गया, आइए समझ आ गया होगा। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, एक √2 से √2 कैंसिल, तो ये बन गया 2√2 म्यू नॉट आई बाई πl। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्क्वायर। और डायरेक्शन पूछे तो किस तरफ, इनवर्ट्स, क्योंकि हर एक एलिमेंट की वजह से किधर आ रही थी, इनवर्ट्स आ रही थी, ठीक है, करके देख लेना, इनवर्ट्स हर एक एलिमेंट की वजह से इनवर्ट्स आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन की फोटोज होगी, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से सारे डायरेक्शन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये वायर्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है दोनों वायर्स, तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सेंटर पे है, बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो बोला है मैग्नेटिक फील्ड निकालो पी, क्यू और आर पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी पॉइंट के लिए। तो 4 पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इसकी वजह से, इसको मैं सपोज 1 बनाता हूँ, इसकी 2, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लूंगा मैं B1, इसकी वजह से मैं लूंगा B2। तो P पॉइंट है, मुझे इसकी वजह से फॉर्मूला बताओ क्या होगा। पहली बात, इन्फाइनाइटी वाले की वजह से फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/2πa। तो इसको मैं लिख लेता हूँ I1, इसको मैं लिख लेता हूँ I2, ईजी हो जाएगी चीज़ें। तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 हो जाएगा ना, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, 4π × 10⁻⁻7। ध्यान रखना वैल्यू पुट करते हुए यार, बच्चे गलती करते हैं, मिनट को सिंपल 10⁻⁻7 लिख देते हैं, 4 पॉइंट लिखते हो, अपॉन में 2π इंटू ए, डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट का 10, इंटू में करंट कितना है 20, अच्छा सेंटीमीटर है ना, तो डिस्टेंस को 10 × 10⁻⁻2 कर लेना, मीटर में करंट होगा, ठीक है। और डायरेक्शन किधर आई इसकी, ये करंट पॉइंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आई आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक डॉट। B2 किसकी वजह से, इस वायर की वजह से, तो म्यू नॉट I2 ओवर 2π। अब डिस्टेंस कितना है इस वायर से, देखो ये 20 हो गया, 10 + 10 और ये 10, तो 30, तो 2π × 30 × 10⁻⁻2। तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करो कितनी, 2π × 10⁻⁻7 इंटू में करंट कितना है 30, अपन 2π 30 × 10⁻⁻2। डायरेक्शन वही राइट हैंड थंब रूल, थंब नीचे की तरफ, पी पॉइंट राइट साइड है, तो किस तरफ, ये आई इनवर्ड्स, ये आई इनवर्ड्स, तो ये आउटवर्ड्स, ये इनवर्ड्स, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू B1 - B2, ठीक है, B1 - B2। अब क्वेश्चन आता है नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी। अब हमने B1 में से B2 को माइनस किया ना, क्यों माइनस किया पता लग गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो अगर ये साइन पॉजिटिव आ गया तो मतलब डायरेक्शन B1 वाली है, मतलब किधर आउटवर्ड्स।
अगर ये साइन नेगेटिव आ गया मतलब b1 छोटा था b2 से, तो डायरेक्शन आ जाएगी इधर इनवर्ड्स। क्लियर? तो सिंपल सा फंडा है, b1 माइनस b2 कर दो। पॉजिटिव साइन है तो b1 बड़ा है b2 से, तो b1 के डायरेक्शन में होगा। जैसे देख लो 5 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन फोर्स, तो 2 न्यूटन इसी वजह लॉन्ग होता है ना, तो हमने b1 को बड़ा, b1 में से माइनस कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब b1 ज़्यादा था, मतलब b1 के डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव आ गया तो b2 ज़्यादा था, तो b2 के डायरेक्शन में। क्लियर? अब Q पॉइंट के लिए अब तुम फॉर्मूला खुद लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा के ट्राई करना। कमेंट्स कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, इसकी वजह से भी इनवर्ट्स। देखो गलती करते हैं बच्चे, इसकी वजह से इनवर्ट्स आई, इसकी वजह से भी इनवर्ट्स, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देंगे, b1 प्लस b2 हो जाएगा। क्यों? वो समझ आ गया? वो डायरेक्शन से में देखो इनवर्ट्स इनवर्ट्स, आर पॉइंट पे इसकी वजह से आउटवर्ड्स, और इसकी वजह से तम सीधा किया इनवर्ड्स, तो अगेन माइनस करेंगे। तो तीनों के लिए कैलकुलेट सोल्व करना, आंसर दिया हुआ है उस फोटो में। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? नोट कर लो इसे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही टॉपिक था ये। हमने आज के लेक्चर में सिर्फ पढ़ा मैग्नेटिक बायट सावर्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। सबसे पहले हमने फाइनाइट लेंथ के लिए डिस्कस किया, देन इनफाइनाइट लेंथ के लिए डिस्कस किया। इनफाइनाइट लेंथ के एक सेंटर पे निकाला और एक एंड पे निकाला, देन न्यूमेरिकल किए। एक न्यूमेरिकल तुमने खुद करना है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब 2 न्यूमेरिकल्स और शो होंगे, वो सोल्व करना और आंसर उनके कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है? बस बहुत है आज के लिए।